topic is about the Canterbury Tales, written by Geoffrey Chaucer. Canterbury Tales को 14th सेंचुरी में लिखा गया है और इसमें जो इंग्लिश यूज़ हुआ है वो मिडिल इंग्लिश है और जो जनरल इसमें यूज़ हुआ है वो फ्रेम नैरेटिव है जिसमें कलेक्शन ऑफ स्टोरीज वर्सेस और प्रोज है। तो फ्रेम नैरेटिव जो इसमें इस्तेमाल हुआ है कि फ्रेम नैरेटिव क्या होता है। फ्रेम नैरेटिव का मतलब है कि एक स्टोरी के अंदर बाकी स्टोरीज जो है, यानी कि एक स्टोरी के अंदर जैसे द कैंटरबरी टेल्स है, इसमें तकरीबन हर एक कैरेक्टर ने जो अपनी स्टोरी, पिलग्रिम्स जो वहां पे गए तो उनकी अपनी अपनी अलग स्टोरी है। तो एक एक कैरेक्टर के साथ जो स्टोरीज उन्होंने बयान किए हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कैरेक्टर है वो खुद एक स्टोरी है और जो उसने बयान किया है वो और एक स्टोरी है। तो इस वजह से इसे फ्रेम नैरेटिव कहा जाता है। जो आउटर फ्रेम इसमें है वो ग्रुप ऑफ पिलग्रिम्स है जो ट्रैवल करते हैं लंदन से और सीधे वो जाते हैं श्राइन ऑफ सेंट थॉमस बैकेट की तरफ ताकि वो एंटरटेन करे अपने आप को। तो रास्ते में उनका एक जगह पे पड़ाव पड़ता है, तो उस जगह का नाम है द टैबर्न इन। जो हर एक पिलग्रिम जो इसमें होता है उसे दो दो कहानी कहने होते हैं। एक जब यहाँ से वो जाता है और दूसरी वो जब वहाँ से वापस लौटता है। तो लेकिन इसमें उस हिसाब से 120 स्टोरीज बनने थे, लेकिन इसमें सिर्फ 24 स्टोरीज कंप्लीट हुए हैं। जैसे अगर 30 पिलग्रिम्स इसमें हैं तो अगर दो यहाँ से जाने पर तो 60 हो गए, फिर जब वहाँ से और वापस आने पर 30 पिलग्रिम से और 60 बनते तो टोटल में ही 120 बनते। तो ये इनकम्प्लीट रहा है, तो इसमें सारी स्टोरीज नहीं आए हैं जैसे 120 स्टोरीज आनी चाहिए, तो इसमें सिर्फ 24 स्टोरीज आए हैं। तो इन 24 स्टोरीज में भी कुछ ऐसे हैं जो फ्रैगमेंट्स हैं और कुछ स्टोरीज फुल है। तो ये बहुत सारे रीजन की वजह से, जैसे कुछ ऐसे इंटेंशनली इनको ऐसे ही छोड़ दिया गया है या कुछ किसी कारण से अब्रप्टली वो एंड हो गए, उस स्टोरी को एक पॉइंट के अंदाज में वो मेंटेन नहीं हो सके या किसी और कारण कि जो इसका राइटर है, ऑथर है, नरेटर है जेफरी चौसर या खुद वो ऑब्जर्वर भी थे, तो उसको ये लगा कि इसको यहीं पर ड्रॉप कर देते हैं, तो वहीं पर वो स्टोरी ड्रॉप होती है। तो जो द नाइट्स टेल इसमें पहली जो है वो इसके बाद द मिलर्स टेल है, द रीव्स टेल है, द कुक्स टेल है जो इनकम्प्लीट और वो एंड एब्रप्टली हो जाता है। और इसके बाद द मैन ऑफ लॉस टेल है, द वाइन ऑफ बाथ्स टेल है, द फ्रायर्स टेल है, द समनर्स टेल है, द क्लार्क्स टेल, द मर्चेंट्स टेल। इसी तरह 11th the Scottish tale, the Franklin's tale, the physician's tale, the partner's tale, the shipman's tale, the prior's tale, Chaucer's tale of Sir Thomas जो intentionally interrupt किया गया। तो Chaucer's की tale of Melville, the monk's tale, the nun's tale, the second nun's tale, the canon's yeoman's tale, the manciple's tale, the parson's tale, जो एक प्रोज सरमन है जो नरेटिव टेल नहीं माना जाता। तो ये जो हमारे पास द कैंटरबरी टेल्स, इसके बारे में जो मैंने ये एक ब्रीफ स्केच दिया कि ये कैंटरबरी टेल्स जो है इसके बारे में हम क्या जानते हैं या हमने क्या जाना है। तो ये जो द कैंटरबरी टेल्स है तो इसके बारे में हमें क्या याद रखना है, ये 14th सेंचुरी में लिखा गया, ये मिडिल इंग्लिश में लिखा हुआ है, जनरल इसका फ्रेम नैरेटिव है और इसमें जो पिलग्रिम्स है वो 30 है इंक्लूडिंग जेफरी चौसर हिमसेल्फ। तो इसमें हर एक को दो दो कहानी यहाँ से जाने पर और वहाँ से वापस आने पर कहने होते हैं, तो जिनका तादाद कुल 120 बनना चाहिए, लेकिन उसमें सिर्फ हमारे पास 24 स्टोरीज हैं। तो उन 24 स्टोरीज में भी हमारे पास कुछ फुल हैं और कुछ उसमें से फ्रैगमेंट्स हैं। तो द कैंटरबरी टेल्स के बारे में हमने ये जो मैंने आपको कैरेक्टर्स बताए, तो इसकी थीम के बारे में आपको बता दूं जिसके बारे में मैं डिटेल चाहता हूँ। तो की थीम्स जो इस टेल में है वो सोशल सैटायर है, ये करप्शन इन द चर्च दिखाता है, कोर्ट लव, डिसीट एंड ट्रिकी, और मोरालिटी वर्सेस हिपोक्रेसी, जेंडर रोल्स एंड मैरिज। तो इसमें द नाइट्स टेल जो है नोबल स्टोरी
ऑफ टू नाइट्स, जिनमें पहला मैंने लास्ट नाइट होता है, जो दोनों एक ही वुमन से शादी करना चाहते हैं जिसका नाम एमिली होता है। तो दोनों ये कोशिश करते हैं कि दो में से कोई एक उसका हाथ शादी में ले ले। तो इसमें ये एक टेल ऑफ शिवल्री दिखाता है, फेट एंड कोर्ट लव दिखाता है। तो इसके बाद मिलर्स टेल जो है ये एक क्रूड एंड फनी स्टोरी अबाउट ए कारपेंटर नेम्ड जॉन, जिसकी वाइफ यंग वाइफ एलिसन होती है। तो दो आदमी निकोलस एंड एब्सलन वो ट्राई करते हैं कि वो सेड्यूस करें उसको, और इस तरह से इसमें एक ट्रिकरी, इनफिडेलिटी एंड स्लैपस्टिक ह्यूमर दिखाया गया है। इसके बाद रिबस टेल में रिवेंज टेल, जिसका एम होता है मिलर के ऊपर कि दो स्टूडेंट ट्रिक करना चाहते हैं एक डिसऑनेस्ट मिलर के ऊपर, कि वो चाहते हैं कि उसकी जो बीवी है एंड डॉटर, दे ट्राई टू मेक लव विद देम, एंड हेंस दिस स्टोरी आल्सो शोज पावरफुल फैमिलीज फुल ऑफ डिसेप्शन। तो इसके बाद द क्लर्क्स टेल जो है इसमें एक सब्र करने वाली वुमन जिसका नाम क्रिसेल्डा होता है, तो वो टेस्ट किया जाता है उसका अपने जालिम शौहर की तरफ से कि वो उसका हमेशा इम्तिहान लेता है, लेकिन वो इसको सहती रही और आखिरकार उसको रिवार्ड मिलता है। तो इसमें ए टेल ऑफ वर्च्यू दिखाया गया है, सफरिंग और लॉयल्टी को। इस तरह से द मैन ऑफ लॉस टेल जो है ये एक रिलीजियस रोमांस अबाउट कॉन्स्टेंस है, क्रिश्चियन जो सफ़र करता है बहुत ही ज़्यादा, लेकिन वो हमेशा वफादार रहता है अपने दीन के साथ, अपने रिलीजन के साथ, और इवेंचुअली उसको रिवार्ड मिलता है। तो इसमें थीम ऑफ वर्च्यू, पेशेंस एंड डिवाइन जस्टिस दिखाया गया है। इसके बाद वाइफ ऑफ बैथ टेल जो है इसमें एक लॉन्ग प्रोलॉग अबाउट मैरिज और कंट्रोल के बारे में, जिसमें एक ये कहानी कही जाती है कि कैसे जैसे tells the story of a knight who must discover that women truly desire the answer power of their husband। जो हर एक जो लेडी होती है, जो औरत होती है, उसका हमेशा ये मकसद होता है कि वो किसी मर्द के ऊपर अपना ताकत जमाए, उसको अपने कंट्रोल में ले ले। तो ये एक सोसाइटी का, जब लंदन में इस तरह के लोग थे, जो वहाँ की वुमेन फोक था, तो उनका सोच कैसा था। लेकिन जो वुमेन जो वाइफ ऑफ बैथ जो है इसके ऑलरेडी 5 हस्बैंड्स लीगल थे, तो इसकी और इलीगल के बारे में हमें नहीं पता तो वो कितने टोटल थे उनका तादाद। तो इस तरह से इसमें ये है कि जो एक ऐसी वुमन जो 5 शौहर रखी है वो किसी की कंट्रोल में नहीं रह सकती, बल्कि वो कंट्रोल करती है, फिर कि वो औरत नहीं रहती, वो फिर मर्द बन जाती। तो इस तरह से ये एक लंदन सोसाइटी के बारे में, द वाइफ ऑफ बैथ टेल के बारे में ये कहा गया है। तो इस तरह से जो की थीम्स इसमें टेल्स में है वो सोशल सैटायर, करप्शन इन द चर्च, कोर्टली लव, डिसीट एंड ट्रिकी, morality versus hypocrisy, gender roles and marriage. So now we will know the technical features of the Canterbury Tales. तो technical features इसमें क्या है? Technical features iambic pentameter, rhymal couplet alliteration, enjambment, stanza variation, imaginary and symbolism, direct speech, irony and satire। तो डिस्क्रिप्शन में हर एक का ये दिया हुआ है यहाँ से, और एग्जाम्पल या इफेक्ट ये कैसे इस द कैंटरबरी टेल्स में इफेक्ट रहता है। तो iambic pentameter में 10 syllables पर लाइन बनता है, जिसमें unstressed और stressed periods है। जैसे फर्स्ट लाइन ऑफ द कैंटरबरी टेल्स, when that April with his shoulders soaked। तो rhymed couplet में lines rhyme in pairs like A, B, B, C, C rhyme scheme है इसमें। तो rhyme scheme A, B, B, C, C, जिसकी वजह से इसमें म्यूजिकल रिदम एंड क्लैरिटी आ जाता है। तो इसके बाद एलिटरेशन जो इसमें यूज हुआ है, जैसे रिपीटेशन ऑफ वोवल साउंड्स, तो जैसे एनहांस में म्यूजिकल क्वालिटी को कर देता है। एनजेबलमेंट की वजह से क्या है कि सेंटेंस जो है वो कंटिन्यू फ्लो करते हैं, तो वहाँ पे कोई लाइन ब्रेक नहीं है, जिसकी वजह से ये एक नेचुरल फ्लो इसमें पैदा कर देता है इस कैंटरबरी टेल्स में। इस तरह से स्टेंजा वेरिएशन, स्टेंजा वेरिएशन में ये डिफरेंट राइम फॉर्म्स दिखाता है जो डिफरेंट टेल्स में इस्तेमाल किया गया है, तो इस वजह से ये रिफ्लेक्ट करता है जेंडर एंड मूड। इसी तरह से इमेजरी एंड सिंबलिज्म है, ये कंक्रीट विविड पिक्चर एंड डीपर मीनिंग्स दिखाता है, जिसकी वजह से ये सीन में एक कैरेक्टर ऑफ लाइफ
लाता है। तो इसके बाद दैट स्पीच में जैसे कैरेक्टर स्पीक इन देयर ओन वॉइसेस होता है, हर एक कैरेक्टर जो इसमें है वो अपनी जबान से बात करता है, तो ये डायरेक्ट ऑफ स्पीच हो गया, जिसकी वजह से इनहेंस करता है कैरेक्टराइजेशन। तो फाइनली बट नॉट द लीस्ट, आयरनी एंड सैटायर, जो ह्यूमर दिखाता है, जो क्रिटिसाइज सोशल नॉर्म्स, और इसके वजह से इसमें डेप्थ एंड सोशल कम्युनिटी को ये ऐड कर देता है। तो इसमें ये डेप्थ एंड सोशल कम्युनिटी दिखाता है। तो ये चीज़ें हैं कि कैंटरबरी टेल्स के बारे में। नाउ लेट अस गो अहेड, लेट अस स्टडी अबाउट द borrowed vocabulary used in the Canterbury Tales। तो इसमें लैंग्वेज जो यूज हुई है वो फ्रेंच से लैटिन और इटालियन या ब्लेंडेड वर्ड्स जो लिए हैं वो इस तरह से, जैसे फ्रेंच में से सोशल, लीगल, इमोशनल या नोबल वोकैबुलरी से। चाउसर ने इस्तेमाल किया वर्ड कॉर्टसी, वर्च्यू, फैलनी, रिलीजन, ऑनर। और लैटिन से जैसे रिलीजन, फिलोसफिकल, मॉरल वोकैबुलरी से इनोसेंट, सेंटेंस, वर्च्यू, डिसिप्लिन, रिपेंटेंस। और इसी तरह से इटालियन में से लिटरेरी एंड पोएटिक टर्म्स जैसे ट्रेजेडी, डेस्टिनी, टेम्पल, जो कंसेप्ट्स फ्रॉम डांटे एंड बोकाचियो है। और ब्लेंडेड जैसे प्रीफिक्स, फिक्स, हाइब्रिड वर्ड्स, उसमें से उन्होंने डिस्पोर्ट, मिसगवर्नेंस, कंटिन्यूअली, ये वर्ड्स द कैंटरबरी टेल्स में यूज किए हैं, जो इन लैंग्वेज से लिए हैं। तो इससे ये पता चलता है कि वहाँ पे जो लिटरेचर उससे पहले था, जैसे फ्रेंच लिटरेचर या लैटिन या इटालियन लिटरेचर था, तो जो वर्ड्स उन्होंने जो मुताला किया था, तो वहाँ से उन वर्ड्स को लेकर वो द कैंटरबरी टेल्स में उसकी जगह को भर दिया है, जहाँ पर उसे लगा कि इंग्लिश के वर्ड्स वहाँ पर काफ़ी नहीं है, उसकी सेंस को या उसकी थीम को या उसकी मीनिंग को या उसकी मैसेज को जो पहुँचाना चाहते थे, तो उस मैसेज को पूरी तरह से पहुँचाने के लिए जो उसने स्टडी की थी, जो उसने लिटरेचर पढ़े थे, या जो तारुफ उसका वहाँ फ्रांस में या इटली में या स्पेन में वहाँ पे जाकर जो वर्ड्स उसने सीखे थे, या लंदन कल्चर में असल में ये वर्ड जो है ये वहाँ पे लंदन में ये वर्ड इस्तेमाल हुए होते थे, तो फिर वहीं से ये वर्ड्स उसने लेकर द कैंटरबरी टेल्स में इनका इस्तेमाल किया है। तो इससे ये पता चलता है कि लैंग्वेज इन्फ्लुएंस और लिटरेचर इन्फ्लुएंस कितना होता है, कि बाद औकात अगर कोई पहले किसी लैंग्वेज से स्टार्ट करता है, तो अगर कभी कभार उसकी लैंग्वेज इतनी डेवलप नहीं हुई होती है, तो फिर जाके वो किसी दूसरे वर्ड्स को लेता है, किसी दूसरे लैंग्वेज के वर्ड्स, ताकि उसकी जो ज़रूरत है अपने किसी लिखाई में जो उसे कुछ लिखना हो तो उसको वो पूरा कर सके। तो ये एक तरीका है कि जिसमें ये वर्ड्स इसलिए बारो किए जाते हैं, ये वोकैबुलरी बारो की जाती है। तो इस तरह से जेफरी चार्ल्सन ने भी ये वोकैबुलरी बारो की है, तो फिर उन्होंने द कैंटरबरी टेल्स में इस्तेमाल किए हैं। नाउ लेट अस स्टडी अबाउट the foreign influence on the Canterbury Tales. Chaucer was heavily influenced by Italian poets such as Dante Alighieri, Giovanni Boccaccio and Petrarch. तो इस वजह से जैसे वो इटली चले गए थे और वहाँ पे उसने उनके वर्क्स पढ़े, जिसमें वो उनकी स्टाइल से और स्टोरी टेलिंग टेक्निक से मुतासिर हुए। जैसे कि एग्जांपल्स मैं आपको बता दूंगा, जैसे इटालियन वर्क से जो जिनका कनेक्शन सीधे कैंटरबरी टेल्स से आप देखेंगे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, लाइक बोकाचियो's Decameron. His work Decameron has been written in a frame narrative. So the Canterbury Tales is also in the frame narrative. So this is a group telling stories while traveling or sheltering from danger. ये भी इसमें भी इसी तरह है कि एक ग्रुप, एक झुंड लोगों का जो है मजमुआ है, वो कहानी बोलते हैं, कहानी कहते हैं। तो इस तरह से वो भी ट्रैवल करते हैं और या शेल्टर उन्होंने लिया होता है कि किसी खतरे से बचने के लिए उन्होंने कहीं पर शेल्टर लिया होता है। तो इसमें इस तरह से उन्होंने जो
बोकैचियोज जो डिकैमरॉन लिखा है, तो इस तरह की टेक्निक उसमें इस्तेमाल हुआ है, जैसे फ्रेम नैरेटिव है जिसमें ग्रुप टेलिंग स्टोरीज व्हाइल ट्रैवलिंग शेल्टरिंग फ्रॉम डेंजर। जो डिकैमरॉन है इसमें 10 डेज ऑफ स्टोरीज लिखे हैं, जैसे इसमें 10 दिन में जो स्टोरीज वहाँ पे कहे गए हैं उन्हीं स्टोरीज को डिकैमरॉन में नोट किया गया है। तो इस तरह से अगर इसमें 10 दिनों की कहानियां लिखी गई है, तो जैकब जैक्सन ने यही एक तरीका इस्तेमाल किया कि उसने द पिलग्रिमेज का जो सेटिंग दिया कि जैसे द कैंटरबरी टेल्स, जिसमें वो पिलग्रिम्स जाते हैं, चाहे वो एक ही दिन के लिए जाते हैं, तो जब वो जाते होते हैं तो उनको जाने पर और आने पर उनको कहानी कहनी होती है। तो इसी तरह से जैसे इसमें 10 दिन के लिए जाते हैं, तो इसमें जो कैंटरबरी टेल्स में जैसे पिलग्रिमेज है उसमें भी इसी तरह की कहानी कही जाती है। तो चार्ल्स आइडिया ऑफ जो पिलग्रिमेज जो टेलिंग टेल्स है वो इसी तरह से बोकैचियोज की स्टोरी टेलिंग फ्रेम की कॉपी करता है। तो इस तरह से ये पता चलता है कि बिल्कुल ये इटालियन वर्क्स से जैसे बोकैचियोज डिकैमरॉन से मुतासिर थे, क्योंकि उसका नुमाया बिल्कुल असर हमें यहाँ पर द कैंटरबरी टेल्स में दिखाई देता है। तो जो और इसी तरह इसके बाद डांटेज डिवाइन कॉमेडी। डिवाइन कॉमेडी का असर इस तरह जैसे एपिक पिलग्रिमेज जैसे जर्नी थीम इसमें है, जैसे एक्सप्लोरेशन ऑफ ह्यूमन नेचर एंड मोरालिटी। तो इसमें एक्सप्लोर किया गया है ह्यूमन नेचर को और मोरालिटी को। इसी तरह से आप इसमें थीम्स जैसे कैंटरबरी टेल्स में आप देखेंगे वहाँ पे भी इसी तरह से स्पिरिचुअल एंड पोएटिक टेक्निक्स जो इसमें इस्तेमाल हुए हैं, इसी तरह से चार्ल्स ने उनको एडमायर किया है डांटे के वर्क्स को। इसी तरह से उसने इसकी मॉडल को इस्तेमाल अपने कैंटरबरी टेल्स में किया है। इसके बाद पैट्रियार्क पोएट्रीज, जो पैट्रियार्क जो है जैसे चार्ल्स ने अडॉप्ट किया है सोनेट और लाइरिकल स्टाइल्स पैट्रियार्क से। तो इस तरह से उसकी जो पोएटिक एलिमेंट्स कहानी कहने में जो इस्तेमाल उसने किए हैं वो इसी तरह से किए हैं जैसे पैट्रियार्क्स ने अपनी पोएट्री में इस्तेमाल किए हैं। तो चार्ल्स ने भी अडॉप्ट किया है सोनेट एंड लाइरिकल स्टाइल्स फ्रॉम पैट्रियार्क। सो हेंस this is influencing the poetic elements in some tales as well. So the Canterbury Tales also shows that how from the Italian works the Canterbury Tales has been influenced, and how those things are the techniques, the art, the essence, the message, the theme that were present in those works were also technically adopted in the Canterbury Tales as well. So this also shows that the Canterbury Tales is a kind of technical imitation of those Italian works.